फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीसी मोटर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन डीआरडीओ टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पूछे जाएंगे। इससे पहले भी हम लोग ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व और भी बहुत से टॉपिक पर कंप्लीट किए हैं क्लासेस। जो लोग नहीं देखे हैं पिछली क्लासेस, जो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है डीसी मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए, मोटर जो होती है, सबसे पहले हम लोग स्विच ऑन करते हैं, यानी कि करंट जाती है। स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट जाती है, यानी करंट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जाती है। अब हम लोग मोटर को क्या किए, वैद्युत ऊर्जा दे दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो एक नियम होता है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हमारा कंडक्टर है, जब हम लोग इसमें करंट देंगे तो एक नियम ये है कि जब कंडक्टर में करंट को प्रवाह करते हैं, यानी धारावाही चालक को हम लोग कहाँ रख दें, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एन और एस के दो पोल हो गए। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जाएगी एन से एस की तरफ। तो नियम यह है कि जब हम लोग किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हमारा जो चालक है उस पर एक बल लगता है। इस बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स। तो जब ये बल लगता है तो मोटर घूमने लगती है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने कौन सी एनर्जी दिया, वैद्युत एनर्जी। अब मोटर जब घूम रही है तो कौन सी एनर्जी मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने वैद्युत ऊर्जा दिया और यांत्रिक ऊर्जा मोटर से मिली। तो मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रही है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आइए देख लेते हैं ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलती है। ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो हम लोग जानते हैं कि जनरेटर को हम लोग शाफ्ट पर हैंडल लगा कर घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और वो हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा देता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ये जनरेटर के लिए सही है। लेकिन इसने पूछा है कि डीसी मोटर के लिए, तो डीसी मोटर में अभी हमने क्या देखा कि विद्युत ऊर्जा को दिया और यांत्रिक ऊर्जा मिल गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक धारावाही चालक को चुंबकीय फील्ड में रखा जाता है तो एक बल का अनुभव करती है। यह नियम किस में उपयोग होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कोई धारावाही चालक है, ये चालक है, इसमें करंट को प्रवाह कराइए और इसको रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो क्या होगा कि ये चालक पर एक बल लगेगा। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो यही बोल रहा है कि एक धारावाही चालक को जब चुंबकीय फील्ड में रखा जाता है तो एक बल का अनुभव करती है। तो यह नियम किस में उपयोग होता है, ये हमारा उपयोग होता है मोटर में। जैसा कि अभी हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, डीसी मोटर में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एक विद्युत मोटर में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उपयोग होता है। देखिए, अभी हम लोग क्या देखे हैं, ये हमारा चालक है, हमने सप्लाई दिया, चालक में करंट चली गई। अब अंदर होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जिसके दो पोल होंगे एन और एस। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग धारावाही चालक रखे हैं तो इस पर एक बल लगेगा, जिसको बोलेंगे लॉरेंज फोर्स, और हमारा मोटर घूम जाती है। यही होता है मोटर में सिद्धांत। तो आप लोग अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि चुंबकीय सिद्धांत लग रहा है। कौन सा सिद्धांत लग रहा है, चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो प्रभाव काम कर रहा है वो चुंबकीय प्रभाव काम कर रहा है मोटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि विद्युत मोटर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी अंगुली तथा मध्यम अंगुली क्रमशः क्या बताती है। यह है क्या, यानी कि हम लोग को बताना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि हम लोग जानते हैं कि मोटर में हमारा लेफ्ट हैंड रूल लगता है फ्लेमिंग का। अब आइए बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो देखिए, सबसे पहले फ्लेमिंग ने क्या बताया था, यदि हम लोग बाएँ हाथ के तीनों अंगुलियों को परस्पर समकोण पर फैलाएँ। तो आइए बना लेते हैं समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पर। ये हमारा अंगूठा हो गया। तो देखिए हमारा क्या है, मध्यम उंगली, ये हो जाएगा तर्जनी, इसको बोलते हैं, ये तर्जनी उंगली, ये हो जाएगा अंगूठा। तो यही बताना है कि इसमें कौन क्या बता रहा है। तो देखिए, अंगूठा जो होता है वो गति यानी फोर्स की दिशा बताता है, बल की दिशा या गति की दिशा। ये तर्जनी उंगली जो होती है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये वाली मध्यम उंगली क्या बताती है, धारा की दिशा। तो देखिए, बताना है कि क्रमशः, यानी कि क्रम से बताना है। अंगूठा क्या बता रहा है, गति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गति कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। फिर दिया हुआ है तर्जनी उंगली, ये क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड।
फिर दिया है मध्यम उंगली, तो ये बता रही है धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गति, चुंबकीय फील्ड और धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, डीसी मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है और डीसी जनरेटर में हमारा जो यूज होता है वो होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा फाइंड आउट करने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर बोला जा रहा है कि डीसी मोटर के लिए कौन सा घटक आवश्यक है यानी ज़रूरी है। देखिए डीसी मोटर में क्या होता है, हम लोग का जो आर्मेचर में एसी बनती है, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर डीसी मोटर के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड की दिशा उल्टी कर दिया जाए तो मोटर उसी दिशा में चलेगा, नहीं चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान जाइए कि जिधर भी मोटर में टार्क लगता है उधर मोटर हमारी घूम जाती है। टार्क होता है टी, इसका फार्मूला होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई ए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस टार्क की जिधर डायरेक्शन होगी उधर मोटर घूमेगी। अब भाई डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड की दिशा उल्टा किया जाए, यानी चुंबकीय फील्ड का मतलब फाई, फ्लक्स की दिशा हम लोग माइनस कर दीजिए यानी कि उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोटर की दिशा क्या होगी बताना है। तो देखिए जब चुंबकीय फील्ड की दिशा हम लोग उल्टा करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो हम लोग को टार्क जो मिलेगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा माइनस फाई आई ए। तो अब क्या होगा कि हम लोग को टार्क देखिए माइनस में मिल गया। माइनस में मिलने का मतलब अगर हमारी मोटर जो है टार्क इधर लग रहा था तो अब जो है क्लॉकवाइज लग रहा था अगर, तो अब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, यानी कि इसकी टार्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विपरीत दिशा में मोटर चलने लगेगी यानी कि मोटर उल्टी दिशा में चलने लगेगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि कम्यूटेटर इनमें से किसमें प्रयुक्त किया जाता है। एकल फेज प्रेरण मोटर डीसी मोटर, 3 फेज की प्रेरण मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीसी मोटर। डीसी मोटर में अभी हम लोग देखे थे कम्यूटेटर यूज करते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को पकड़े रखता है, यानी शाफ्ट को जो पकड़े रखता है वो क्या होता है, रॉकर आर्म, ग्रीस की, पोल शू, एंड प्लेट। तो देखिए हमारा 2 एंड प्लेट होती है जो कि दोनों तरफ मोटर के लगी होती है, वो क्या करती है, शाफ्ट को पकड़े रहती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एंड प्लेट, जिसको एंड रिंग भी बोला जाता है, एंड प्लेट या एंड रिंग। क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्री पंप। अपकेंद्री पंप में जो मोटर यूज होती है वो होती है शंट मोटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शंट मोटर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन दिए गए सीरीज वाइंडिंग से कम, सीरीज वाइंडिंग से अधिक, सीरीज वाइंडिंग के बराबर, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग होती क्या है। देखिए एक होती है हमारी शंट वाइंडिंग, एक होती है सीरीज वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर के सीरीज में जो कनेक्ट करेंगे वाइंडिंग उसको सीरीज वाइंडिंग, आर्मेचर से पैरेलल में जो कनेक्ट करेंगे उसको शंट वाइंडिंग बोलते हैं। अब देखिए शंट वाइंडिंग को हम लोग जो बनाते हैं वो पतले तार अधिक टर्न से बनाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं। शंट वाइंडिंग को पतले तार के अधिक टर्न से बनाएंगे, सीरीज वाइंडिंग को मोटे तार के कम टर्न से बनाते हैं। अब आइए क्वेश्चन पर सीरीज शंट वाइंडिंग का बोला प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बटे में, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए शंट वाइंडिंग में हमने क्या बताया, पतला तार यूज़ करते हैं। पतला तार यूज़ करने का मतलब क्या हो गया, एरिया कम हो जाएगा, क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होता है सीरीज वाइंडिंग से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध सीरीज वाइंडिंग से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है। अभी हमने सीरीज वाइंडिंग के लिए बताया, सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, मोटा तार और टर्न क्या होते हैं, कम टर्न का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, जो घुमाव होता है तार का उसको टर्न बोलते हैं। तो अब आइए प्रतिरोध की बात कर रहा है कि सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध शंट वाइंडिंग से कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है, बताना है। फार्मूले पर आ जाइए, आर बराबर रो एल बटा ए।
अब देखिए सीरीज वाइंडिंग में तार कैसा यूज हो रहा है, मोटा, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, यानी कि इसमें जो प्रतिरोध होता है कम होता है, शंट वाइंडिंग से कम प्रतिरोध होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शंट वाइंडिंग को बनाया जाता है। अभी हमने बताया दो तरीके की वाइंडिंग, एक होती है शंट, एक होती है सीरीज। क्या बताया था? शंट वाइंडिंग पतला तार और अधिक टर्न। सीरीज वाइंडिंग मोटा तार कम टर्न, यही बताया था। अब भाई शंट वाइंडिंग की बात कर रहा था, शंट वाइंडिंग क्या हो जाएगा? पतला तार होगा और अधिक टर्न होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, जो पतले तार के अधिक टर्न से शंट वाइंडिंग को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि सीरीज वाइंडिंग को किससे बनाया जाता है। अभी हमने बोला सीरीज वाइंडिंग को मोटा तार यूज करेंगे और कम टर्न यूज करेंगे, तो मोटा तार कम टर्न, ऑप्शन नंबर ए में जाओ, मोटा तार कम टर्न, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर की गति होती है। देखिए डीसी शंट मोटर एक हमारा होता है, उसकी गति की बात कर रहा है, कैसी होती है? परिवर्तनीय, शून्य, लगभग स्थिर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा डीसी शंट मोटर को हम लोग कांस्टेंट स्पीड की मोटर मानते हैं। जहाँ पर हम लोग को कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग डीसी शंट मोटर का ही यूज़ करते हैं। तो डीसी शंट मोटर की गति कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट, यानी लगभग स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर सी। लोड के साथ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है डीसी शंट मोटर की स्पीड, इसलिए इसको हम लोग लगभग कांस्टेंट स्पीड की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला है कि डीसी शंट मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल क्या होगी। देखिए एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी बटे में फाई, ये हमारा फार्मूला होता है। एन होता है स्पीड, एन क्या है? स्पीड। ईबी होता है बैक ईएमएफ, एफ होता है फाई, जो होता है हमारा फ्लक्स होता है। अब आइए क्वेश्चन पर, डीसी शंट मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल क्या होगी। आप लोग कह रहे हो कि इसमें तो धारा नहीं दिया है, तो कैसे हम लोग देखेंगे कि फील्ड धारा कम होने पर चाल क्या होगी। तो देखिए धारा नहीं दिया तो याद रखिएगा जहाँ होता है आई वहाँ होता है फाई, यानी कि धारा से ही फ्लक्स बनता है हमारा। तो फाई को हम लोग आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फाई की जगह आई भी लिख सकते हैं। तो एन डायरेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? फाई, या तो हम लोग लिख सकते हैं एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई। अब कहने का मतलब है कि फाई को देखिए कम कर रहा है, फील्ड धारा कम होने का मतलब हो गया, धारा कम होने का मतलब फाई कम हो गया। तो फाई कम हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड से, तो आई एन हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि फील्ड फ्लक्स कम होगा, फील्ड धारा कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में फ्लक्स का मान क्या होता है। डीसी शंट मोटर और सीरीज मोटर में क्या होता है? सीरीज मोटर में जो फ्लक्स होता है वो वेरिएबल होता है, लोड के साथ बहुत ज़्यादा चेंज होता है, लेकिन डीसी शंट मोटर में जो हमारा फाई होता है लगभग कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। डीसी शंट मोटर में फ्लक्स का मान फाई जो होता है लगभग स्थिर यानी कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स का मान क्या होता है? अभी हमने क्या बताया, डीसी शंट मोटर होता है तो उसका फ्लक्स हम लोग कांस्टेंट यानी स्थिर मानते हैं, लेकिन डीसी सीरीज मोटर है तो इसमें फ्लक्स का मान वेरिएबल होगा यानी परिवर्तनीय होगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया डीसी शंट मोटर का आघूर्ण किसके समानुपाती होता है। देखिए आघूर्ण जिसको बोलते हैं टार्क, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए, ये होता है फार्मूला। बोला शंट मोटर में हमने क्या बताया, फाई हमारा कांस्टेंट होता है। अब जब फाई कांस्टेंट हो गया तो फाई को आप लोग नेगलेक्ट कर लीजिए, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से मिलेगा आई ए। तो टी हमारा टार्क है, आई ए आर्मेचर करंट है, तो टार्क क्या मिल रहा है? आर्मेचर करंट यानी आर्मेचर धारा के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर में आघूर्ण किसके समानुपाती होता है। अब बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए, और फाई हमारा आता है आई से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीरीज मोटर में फाई आई ए होता है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई जो होता है आई ए यानी आर्मेचर करंट के। यहाँ पे रखिएगा जब, तो फाई जो होता है हो जाएगा आई ए के बराबर हो जाएगा, एक आई ए पहले से है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीरीज मोटर में मिलता है आई ए स्क्वायर। कुल मिलाकर के जो टार्क टी मिला आई ए के स्क्वायर के बराबर मिला, यानी कि आर्मेचर धारा के स्क्वायर के बराबर होता है। डीसी सीरीज मोटर में आघूर्ण यानी टार्क किसके समानुपाती हो जाएगा, आर्मेचर धारा के स्क्वायर के।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑप्शन धारा के आर्मेचर धारा के वर्ग के यानी स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला इसमें से किस मोटर का स्टार्टिंग आघूर्ण ज़्यादा होता है। देखिए याद रखिएगा, दो तरीके का आघूर्ण होता है, एक होता है स्टार्टिंग आघूर्ण जो कि स्टार्टिंग में मिलता है, एक होता है रनिंग टार्क, रनिंग आघूर्ण जो कि मोटर चलती है तो उसको बोलते हैं, जो आघूर्ण होता है उसको रनिंग टार्क बोलते हैं। स्टार्टिंग आघूर्ण किसका ज़्यादा होता है हम लोग को बताना है, शंट मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का, एवं भी दोनों मोटर का, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आप लोग कि डीसी सीरीज मोटर हमारी ऐसी मोटर होती है जिसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डीसी सीरीज मोटर। इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को हाई स्टार्टिंग टार्क आवश्यक होता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्यों ज़्यादा होता है उसको भी देख लीजिए। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर डीसी सीरीज मोटर में, और शंट मोटर अगर होता तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए होता। मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट शुरू में गई तो यहाँ पे अगर आई ए 2 एम्पियर है तो 2 न्यूटन मीटर का टार्क लगेगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वही 2 एम्पियर की करंट अगर हम लोग डीसी सीरीज मोटर में देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 2 आई ए का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 आई ए। कहने का मतलब है कि हम लोग का टार्क 4 गुना हो गया 2 एम्पियर करंट देने पर, और यहाँ पे 2 गुना ही हो रहा था। तो स्टार्टिंग टार्क किस में ज़्यादा मिल रहा है, सीरीज मोटर में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। देखिए क्रेन में, एलिवेटर्स में, विद्युत ट्रैक्शन में, खराद मशीन में। याद रखिएगा ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए ए बी सी, क्रेन, एलिवेटर्स और विद्युत ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग को तीनों में स्टार्टिंग टार्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा कि डीसी शंट मोटर का उपयोग कहाँ करेंगे, तो वो तो हमारा खराद मशीन जिसको बोलते हैं लेथ मशीन। यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट स्पीड की लगभग आवश्यकता होती है, और डीसी शंट मोटर जो होता है हमारा कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है, तो हम लोग खराद मशीन में डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि 230 वोल्ट की डीसी मोटर को 130 वोल्ट की एसी सप्लाई दिया जाए तो क्या होगा। देखिए 230 वोल्ट की मोटर है, यहाँ पे 130 को 230 कर दीजिए। 230 वोल्ट की डीसी मोटर को बोल रहा है कि 230 वोल्ट की एसी सप्लाई दिया जाए। अब देखिए डीसी सप्लाई की जगह हम लोग कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, एसी। तो एसी सप्लाई जब हम लोग डीसी मोटर को देते हैं तो क्या होगा बताना है। रुक जाएगी मोटर, जल जाएगी मोटर, किसी समस्या के बिना चलती रहेगी, कम दक्षता और उच्च स्पार्क के साथ चलेगी। तो याद रखिएगा डीसी मोटर को एसी सप्लाई जब देंगे तो कम दक्षता हो जाएगी, यानी एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, और उच्च स्पार्किंग यानी कि हाई स्पार्किंग होगी, लेकिन चलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है यदि एक डीसी शंट मोटर का सप्लाई टर्मिनल आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। मोटर विपरीत दिशा में चलने लगेगी, मोटर जल जाएगी, मोटर समान रूप से उसी दिशा में चलती रहेगी, मोटर की गति कम हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है, जिधर मोटर में टार्क लगता है यानी आघूर्ण, उधर मोटर हमारी घूमती है। अब आइए टार्क की बात करते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 आई ए। लेकिन यहाँ से हम लोग देखेंगे या तो हम लोग फ्लक्स को चेंज कर लें, मैग्नेटिक फील्ड को, या तो हम लोग आर्मेचर करंट को चेंज करें। जब हम लोग दोनों में से एक को चेंज करते हैं तो हमारा टी नेगेटिव मिलता है, यानी कि टार्क की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, यानी मोटर उल्टी दिशा में चलता है। अब सप्लाई टर्मिनल इसमें चेंज करें, जब सप्लाई टर्मिनल चेंज करेंगे तो इसमें 5 भी चेंज हो जाएगा, आई ए भी चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों जब चेंज होगा यानी कि -5 हो जाएगा और माइनस आई ए हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस ऐसे भी हो जाते हैं, तो कहने का मतलब कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 आई ए हो जाएगा। तो जब सप्लाई टर्मिनल चेंज करते हैं तो हमारा 5 भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और जब दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है एक साथ तो हमारा मोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, क्योंकि टार्क उसी डायरेक्शन में लगता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए याद रखिएगा या तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी होती है, या तो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज करनी होती है। दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन चेंज करनी होती है। दोनों की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा टार्क की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो गति मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। और सप्लाई टर्मिनल चेंज करने से दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए हमारा टार्क जो होता है उसी दिशा में लगता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि मोटर सामान्य रूप से उसी दिशा में चलती रहेगी। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डीसी मोटर की दिशा निम्नलिखित का उपयोग करके बदली जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चुंबकीय फील्ड की दिशा बदलकर, बी ऑप्शन में दिया आर्मेचर करंट की दिशा बदलकर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आर्मेचर करंट और चुंबकीय फ्लक्स दोनों की दिशा बदलकर, ए व बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। अब देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 आई है,
अभी हमने क्या बताया, किसी एक की दिशा बदलिए, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड की बदल दीजिए, चाहे आर्मेचर करंट की बदल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चुंबकीय फील्ड की दिशा बदलकर, ये करेंगे तो आपकी दिशा बदल जाएगी। आर्मेचर करंट की दिशा बदलकर, इससे भी आप दिशा बदल सकते हैं मोटर की। लेकिन आर्मेचर करंट और चुंबकीय फ्लक्स दोनों की दिशा बदलेंगे, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, तो इससे दिशा नहीं बदलेगी। और हम लोग से पूछा है कि किससे दिशा बदल सकते हैं, तो ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि ए व बी दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विरोधी विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, यानी बैक ईएमएफ जो होता है उसको और क्या नाम से जाना जाता है, वही हम लोग को बताना है। धनात्मक विद्युत वाहक बल, नेगेटिव यानी ऋणात्मक विद्युत वाहक बल, काउंटर विद्युत वाहक बल, विपरीत विद्युत वाहक बल। याद रखिएगा, विरोधी विद्युत वाहक बल को हम लोग काउंटर विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, यदि स्पीड को आधा और पोल की संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो डीसी मोटर के बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले आप लोग बैक ईएमएफ का फार्मूला देखिए क्या होता है। ईबी बराबर होता है P5ZN/60A। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि बैक ईएमएफ का होता है। ईबी बैक ईएमएफ है, पी हमारा नंबर ऑफ पोल्स है, 5 फ्लक्स है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, एन हमारा स्पीड होता है, ये हमारा पैरेलल पाथ होता है। अब आइए क्वेश्चन पर, स्पीड को आधा कर रहा है यानी कि एन को आधा कर रहा है, और पोल की संख्या को दोगुना कर रहा है, पी को दोगुना कर रहा है। तो आइए क्या हो जाएगा देखते हैं। ईबी बराबर हो जाएगा पोल को दोगुना यानी 2p कर लीजिए, 5 को चेंज नहीं किया तो 5 ऐसे ही रहने दीजिए, जेड को भी चेंज नहीं है, जेड भी रहने दीजिए, एन को आधा किया तो n/2 कर लीजिए, n/2, 2 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर 60 दिया हुआ है इंटू ए। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो कुल मिलाकर हम लोग को क्या मिल गया, P5ZN, यानी कि यही ऊपर जो था वही मिल गया, बटे में 60A यही मिल गया। तो कहने का मतलब है कि ईबी में कोई प्रभाव हुआ क्या, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के हम लोग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है। देखिए एक हमारा होता है बैक ईएमएफ जिसका फार्मूला होता है ईबी बराबर V-IAR। इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अभी हमने आगे क्वेश्चन लिया है इस फार्मूले पर। देखिए बैक ईएमएफ ईबी की बात करें, इसका क्या उद्देश्य है। ये जो ईबी होता है ना, ये सप्लाई वोल्टेज वी, ये जो वी दिया हुआ सप्लाई वोल्टेज, इसका विरोध करता है। ऑप्शन देखते हैं, सप्लाई वोल्टेज का साथ जुड़ जाता है, नहीं, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 20 है जो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। 28 नंबर क्वेश्चन, लेमिनेटेड कोर के द्वारा कौन सी हानि कम किया जाता है। देखिए कोर जो होता है उसको जब हम लोग लेमिनेटेड करते हैं, यानी कि कोई पतली पतली पट्टियों में तोड़ करके उसको हम लोग जब लेमिनेटेड करते हैं, उसके द्वारा एक हानि हमारी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं भंवर द्वारा हानि। ऑप्शन नंबर सी, भंवर द्वारा हानि को बोलते हैं एडी करंट लॉस। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर का शाफ्ट आघूर्ण इसके आर्मेचर आघूर्ण से कम है, जिसका कारण ये, यानी कि कहने का मतलब कि आर्मेचर का आघूर्ण थोड़ा अधिक होता है, किससे, शाफ्ट के आघूर्ण से। शाफ्ट पे जो आघूर्ण मिलता है वो कम होता है। अब क्यों होता है वही कारण बताना है। देखिए शाफ्ट पे हमारा एक लॉसेज होता है, उसको बोलते हैं हमारा रोटेशनल लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीय हानि। इसी हानि के कारण हमारा लॉसेज जब हो जाता है तो शाफ्ट पे आघूर्ण थोड़ा कम मिलता है, इसको बोलते हैं चक्रीय हानि। तो डीसी मोटर का शाफ्ट पे आघूर्ण इसके आर्मेचर के आघूर्ण से कम है, जिसका कारण क्या हो जाएगा, चक्रीय हानि यानी रोटेशनल लॉस। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति किसके सीधे समानुपाती होती है। गति का फार्मूला एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी बटे में फाई। एन होता है स्पीड यानी गति, ईबी होता है बैक ईएमएफ, फाई होता है फ्लक्स। ये हो गया फ्लक्स। अब आइए क्वेश्चन पर, डीसी मोटर की गति किसके सीधे समानुपाती होती है। तो सीधे समानुपाती तो बैक ईएमएफ से है, और फ्लक्स से तो व्युत्क्रमानुपाती है। आप लोग देख रहे हैं फार्मूले में, तो सीधे समानुपाती किससे हो गई, बैक ईएमएफ से। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी बटे में फाई। पूरे के तो समानुपाती होगा, लेकिन ईबी के समानुपाती और फाई के व्युत्क्रमानुपाती है। वही पूछा किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी फ्लक्स। फाई को बोलते हैं फ्लक्स। डीसी मोटर में फ्यूज का उद्देश्य किससे सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज जो होता है वो किससे सुरक्षा देता है। देखिए फ्यूज जो हमारा होता है वो देता है सुरक्षा ओवरलोड से, क्योंकि हमारा फ्यूज का होता है मेल्टिंग पॉइंट लो बनाते हैं। इससे क्या होता है, जब ओवरलोड होता है, ज़्यादा करंट जाती है तो फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाता है और डीसी मोटर को
जलने से बचा लेता है। तो डीसी मोटर में फ्यूज का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ओवरलोड से सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी। यदि डीसी सीरीज मोटर को बिना किसी लोड के चलाया जाए तो क्या होगा? आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी, आर्मेचर करंट कम हो जाएगी, मोटर की गति सामान्य से कम हो जाएगी, मोटर की गति बहुत अधिक स्पीड पर चलने लगेगी। अब आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। डीसी सीरीज मोटर है तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ईबी बटे एफ आई। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर है, उसको बिना किसी लोड के चलाना है। लोड का मतलब होता है करंट नहीं दिया जा रहा, बिना लोड का करंट नहीं है, यानी कि फ्लक्स भी नहीं है, यानी कि दोनों क्या है? कम है, फ्लक्स कम हो गया। अब जब फ्लक्स का मान कम होगा तो स्पीड का मान बढ़ जाएगा। इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? मोटर की गति सामान्य से बहुत अधिक हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी से जो मोटर की गति बहुत अधिक स्पीड पर चलने लगेगी जब हम लोग बिना लोड के चलाएंगे तब। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी बटा फाई। फील्ड वाइंडिंग को ऊपर करने का मतलब हो गया कि कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी कि जीरो करंट है, यानी कि फ्लक्स हमारा जीरो हो गया। तो जब फ्लक्स जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि एन जो बढ़ करके अनंत हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे जीरो हो गया तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो स्पीड अनंत हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ मोटर की गति अनंत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि डीसी शंट मोटर में सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है, आर्मेचर करंट 10 एम्पियर है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? अब आइए इसको हल करते हैं। बैक ईएमएफ का एक फार्मूला होता है ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। सबसे पहले देखिए फार्मूले में क्या दिया हुआ? सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, वी बराबर 230, आर्मेचर करंट 10 एम्पियर है, आई ए बराबर 10 एम्पियर, आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 0.2 ओम, तो यहाँ पे आर ए बराबर 0.2 ओम। अब आइए फार्मूले में रख के ईबी का मान निकाल लीजिए। बैक ईएमएफ ईबी होता है तो वी बराबर 230 माइनस आई ए का मान दिया हुआ है 10 इंटू 0.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 280 माइनस इसको हल करेंगे तो आएगा 280 नहीं, ये 230 है। ये क्या है? 230। फिर से देख लेते हैं। देखिए ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, अभी हमने देखा था सब वैल्यू। तो ये वी के बराबर दिया हुआ है 230 वोल्ट, माइनस आई ए बराबर दिया हुआ है 10, आर ए बराबर 0.2। इसको आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 230 माइनस 10 दूना 20, यानी कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मिल जाएगा 2। कुल मिलाकर के ईबी का मान क्या मिल जाएगा? 228 वोल्ट। बैक ईएमएफ का मान मिल जाएगा 228 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन डीसी सीरीज मोटर की टी ए वर्सेज आई ए ग्राफ कैसा मिलता है? देखिए डीसी सीरीज मोटर है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? फाई आई ए डीसी सीरीज मोटर में, और फाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीसी सीरीज मोटर में वो होता है आई ए के, यानी कि यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई की जगह रख दीजिए आई ए इंटू आई ए। हम लोग को क्या मिलेगा? टी जो मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक जब खींचेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टार्क ले लीजिए, यहाँ पे आर्मेचर करंट ले लीजिए। तो क्या होता है कि थोड़ी सी भी करंट हम लोग देते हैं तो क्या होता है? टार्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके से पैराबोला होता है, लेकिन बाद में हमारा जब वाइंडिंग सेचुरेट हो जाती है तो लीनियर ग्राफ मिलता है। सेचुरेशन, ये सेचुरेशन पॉइंट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? जो ग्राफ मिल रहा है हमारा एक लोड तक तो पैराबोला, ये पैराबोला ग्राफ मिल रहा है, लेकिन एक लोड के बाद ओवरलोड पर हमको सीधा मिलता है, सीधी लाइन। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पूर्ण भार तक परबोला और ओवरलोड पर सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन इनमें से डीसी शंट मोटर का टी ए वर्सेज आई ए अभिलक्षण है? पूरी तरह परबल है, पूरी तरह सीधी रेखा, पूर्ण भार तक परबल है और अधिभार पर सीधी रेखा। अधिभार का मतलब होता है ओवरलोड। इनमें से कोई नहीं। देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए, और हम लोग का जो फ्लक्स होता है शंट मोटर की बात किया यहाँ, फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो हम लोग को टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए मिल जाता है। फाई को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट मान लेते हैं। अब आइए ग्राफ पर बात करते हैं। तो ग्राफ जो होता है देखिए टी और आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें स्क्वायर नहीं है। इसमें जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टार्क बढ़ेगा, यानी कि इसमें जो ग्राफ मिलता है एकदम लीनियर मिलता है, पूरी तरह सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग? तो देखिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम लोग करते हैं
पंप में या क्रेन में या ड्रिलिंग मशीन में, आटा चक्की में। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रेन में। क्रेन में हम लोग को हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग क्रेन में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। लोकोमोटिव जो होता है हमारा, इसमें हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, और जहाँ भी हम लोग को हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डीसी सीरीज मोटर। 40 नंबर क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है। डीसी शंट मोटर, देखिए मशीन टूल में, वुड वर्किंग मशीन, खराद मशीन, ये तीनों जो होता है कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है यहाँ। तो हम लोग जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहती है वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर। अब बात किया कि डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किस में नहीं करते हैं, तो भाई जब मशीन टूल, वुड वर्किंग मशीन, खराद मशीन में करते हैं तो ये ऑप्शन जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है इसमें हम लोग नहीं करते हैं डीसी शंट मोटर का उपयोग। अब बात कर लें इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में किस मोटर का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में हम लोग को हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, और जहाँ हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहाँ हम लोग कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। राइट, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एलिवेटर में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। एलिवेटर जो होता है हमारा, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर में होता है। देखिए एक हमारा कंपाउंड होता है, मोटर दो तरीके का बनता है। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, यानी कि फाई बराबर 5SH प्लस 5SA। ये जब होता है यानी कि फ्लक्स जब हमारा दोनों जोड़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। जब हमारा 5 बराबर होता है 5 बराबर 5SH माइनस 5SC। 5SH हमारा है शंट वाइंडिंग का फ्लक्स। देखिए 5 बराबर होता है 5SH माइनस 5SA, यानी कि शंट, ये हमारा शंट वाइंडिंग का फ्लक्स है 5SH, ये हमारा सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स है। तो जब दोनों फ्लक्स हमारे जुड़ते हैं तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बनता है। जब दोनों फ्लक्स घट जाते हैं, फ्लक्स का मान कम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब आइए क्वेश्चन पे, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें स्टार्टिंग टार्क कम होता है और स्थिर गति होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टार्टिंग टार्क को ही आरंभिक बलागुण बोलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, एक डीसी मोटर में यदि बैक ईएमएफ का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा। देखिए हमारा ईबी बराबर होता है, बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है V माइनस IARA, ये हमारा फार्मूला होता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि हमने देखा था। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे आर्मेचर करंट का मान निकालते हैं। देखिए आर्मेचर करंट हम लोग को बताना क्या होगा। देखिए बोला क्वेश्चन में डीसी मोटर में बैक ईएमएफ शून्य हो जाए तो करंट का मान क्या होगा। करंट का मान शून्य हो जाएगा, करंट का मान बढ़ जाएगा, करंट का मान घट जाएगा, बताना है। जैसे करंट निकालिए तो IA बराबर हो जाएगा V माइनस EB बटे में RA। अब देखिए मान लीजिए कि कोई भी हमारी मोटर है, मान लीजिए कि 230 वोल्ट की ही मोटर है, तो यहाँ पे अगर 230 वोल्ट की मोटर रहेगी सप्लाई वोल्टेज। अब बैक ईएमएफ अगर कुछ है, मान लीजिए कि 10 वोल्ट का बैक ईएमएफ है, तो हम लोग को ऊपर क्या मिलेगा, 220 मिलेगा। इसका मतलब कि ये 220 है तो आर्मेचर करंट उसी के हिसाब से बदलेगी, क्योंकि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊपर वाले पूरे भाग से। अब अगर बैक ईएमएफ 0 कर दें तो ऊपर हम लोग को तो 230 मिल जाएगा, यानी कि ऊपर का वैल्यू बढ़ गया, यानी आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर अगर बैक ईएमएफ अगर हमारे 0 हो जाता है, आर्मेचर करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मशीन जल सकती है। एक क्वेश्चन बोला कि बैक ईएमएफ का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा। याद रखिएगा बैक ईएमएफ शून्य हो जाने के बाद करंट का मान अधिक हो जाएगा, करंट का मान बहुत अधिक हो जाएगा और मोटर जल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि डीसी सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, डोल स्टार्टर। याद रखिएगा डोल स्टार्टर हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, जो कि हमारा इंडक्शन मोटर में यूज होता है, डीसी मोटर में नहीं। अब आइए बात करते हैं 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट स्टार्टर की। 3 पॉइंट स्टार्टर जो हमारा यूज होता है वो शंट में और कंपाउंड में दोनों में यूज होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर भी हमारा शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों में यूज होता है। बात कर लेते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, यही हमारा सीरीज मोटर में यूज होता है। डीसी सीरीज मोटर में हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए कौन से स्टार्टर को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर तो अभी हम लोग देखे थे डीसी सीरीज मोटर में यूज हो रहा था। 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर में हम लोग यूज कर रहे थे, और कंपाउंड मोटर में भी 3 पॉइंट और 4 पॉइंट ही यूज होता है।
अब देखिए कौन से स्टार्टर को डीसी शंट मोटर में प्राथमिकता देंगे। देखिए अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन में बोल दिया होता है कि डीसी शंट मोटर को हाई स्पीड पर चलाने के लिए कौन सा मोटर स्टार्टर यूज़ करेंगे। जब हाई स्पीड की बात करेंगे तो 4 पॉइंट यूज़ कर लेता है, लेकिन हाई स्पीड की बात नहीं किया है हम, तो हम लोग प्राथमिकता देंगे किसको, 3 पॉइंट स्टार्टर को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर मोटर की रक्षा के लिए किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए थर्मल कौन सा रिले, ओवरलोड रिले। ओवरलोड का मतलब बहुत ज़्यादा करंट जब होगी तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से अतिरिक्त करंट। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में फ्लक्स नियंत्रण विधि से मोटर की स्पीड प्राप्त होती है। देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी बटे में फाई। ये जो फाई होता है इसको हम लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, फाई जब कम होता है तो स्पीड हम लोग को ज़्यादा मिलती है। कहने का मतलब कि फील्ड से जब हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे, जब फील्ड से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करके, तो मोटर की स्पीड हम लोग ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, आधार गति से ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोला कि 48 क्वेश्चन में डीसी मशीन में पोल शू का कार्य कौन सा होता है। देखिए एक हमारा होता है पोल कोर, ये हमारा पोल कोर होता है, यहाँ पे इस तरीके से बना होता है पोल शू। ये पोल कोर है, इस पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं, क्या है, पोल कोर। ये हमारा होता है पोल शू, क्या होता है, पोल शू। इसी की बात कर रहा है, इसका क्या काम है, इस शेप में इसको बनाया जाता है। देखिए फील्ड कॉयल को सहारा देना, बात सही है। ये जो फील्ड कॉयल है, देखिए यहाँ पे इसको रोक रहा है, ये रोकता है, इस शेप में बनाते हैं, इसीलिए इसको सहारा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। चुंबकीय परिपथ का रिलक्टेंस कम करना है, रिलक्टेंस को बोलते हैं प्रतिष्ठम। इसका फार्मूला होता है एस बराबर म्यू नॉट म्यू आर एल बाई ए। देखिए इसका जो एरिया इस तरीके से बनाते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं। जब एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रतिष्ठम में रिलक्टेंस कम हो जाता है। ये भी काम होता है हमारा पोल शू का। अब आइए अगले ऑप्शन में, एक समान चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। ये जो शेप इस तरीके से बनाते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा आर्मेचर होगा उस पर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान करता है इस तरीके से। तो ये भी हमारा पोल शू का काम है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हिस्टेरिसिस हानि कम करना, यही पोल शू का काम नहीं है। यही पूछा था कि पोल शू का कार्य कौन सा नहीं है। तो तीन तो हम लोग देखें कि ये तीनों पोल शू का काम है, लेकिन कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। हिस्टेरिसिस हानि कम करने का काम पोल शू का नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक डीसी सीरीज मोटर को 4 एम्पीयर भार धारा पर 30 न्यूटन मीटर का आघूर्ण उत्पन्न करता है। यदि धारा को 8 एम्पीयर कर दिया जाए तो आघूर्ण क्या होगा। डीसी सीरीज मोटर है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई ए स्क्वायर सीरीज मोटर में। अब 4 एम्पीयर से 8 एम्पीयर जब करेंगे, इसको दोगुना कर रहे हैं, तो जब दोगुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 2 आई ए स्क्वायर जब करेंगे, देखिए 4 एम्पीयर से 8 एम्पीयर करने का मतलब करंट दोगुना हो रही है, तो 2 आई ए का स्क्वायर यानी कि हम लोग को टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा 4 आई ए का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर था, यहाँ पे 4 आई ए स्क्वायर मिल गया। कहने का मतलब है कि 30 न्यूटन मीटर था, तो हम लोग का आघूर्ण कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 गुना हो रहा था। 30 चौक को 120, 30 गुणते 4 120 न्यूटन मीटर का टार्क मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 120 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वें क्वेश्चन बोला डीसी शंट मोटर में 4 एम्पीयर की आर्मेचर धारा पर 40 न्यूटन मीटर का आघूर्ण यानी टार्क उत्पन्न होता है। यदि धारा का मान 8 एम्पीयर हो जाए तो आघूर्ण का मान क्या होगा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई ए। अब इस आई ए, देखिए शंट मोटर में आई ए होता है, सीरीज मोटर होता है तो आई ए का होल स्क्वायर होता है। यहाँ शंट मोटर की बात किया है इसमें, तो जैसे जैसे हमारा आर्मेचर करंट चेंज होगा, यानी कि आर्मेचर करंट को क्या कर रहा है, 4 एम्पीयर से बढ़ाकर 8 एम्पीयर किया गया है, तो ये भी हमारा बढ़ करके दोगुना हो जाएगा। जब आर्मेचर करंट दोगुना हो गया तो टार्क भी दोगुना होगा। 40 न्यूटन मीटर था तो 40 गुणित 2, 4 से 8 किया दोगुना, तो यहाँ पे भी 40 गुणित 2 80 हो जाएगा, 80 न्यूटन मीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डीसी मोटर के लिए जो थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के डीआरडीओ के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए एक क्वेश्चन आप लोग को लिए देते हैं, इसका आंसर जो भी सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, अनंत, 10 से 20 वोल्ट, 20 से 30 वोल्ट, 0। इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।